गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि हमारा एक पार्ट हो चुका है, इसके साथ साथ 2 काव्य हो गए हैं जिसके प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई है। एक पार्ट है जिसके प्रश्नोत्तर की चर्चा बाकी है, तो ये पार्ट जो है इसके साथ हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वाले वीडियो में मैंने आपको जो ये पार्ट हम नया शुरू कर रहे हैं, इस पार्ट का आपको मतलब साहित्यकार जो है उनका परिचय दिया था। तो ये पाठ का शीर्षक जो है बाल गोविंद भगत, तो इसके शीर्षक से ही हमें पता पड़ जाता है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखा गया पाठ है, तो ये हमारी समझ में आ जाता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे जैसे कि ये पाठ के रचयिता जो है राम वृक्ष बैनीपुरी, उसका परिचय मैंने आपको दिया था आगे वाले वीडियो में कि राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म कौन सी साल में हुआ, कौन से जन्मस्थल, तो मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में, ऐसा कुछ शायद करीबन बहुत कम आयु में, बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाना। ये थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ मैं। और माता पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन में बहुत ही कठिनाई, परिस्थिति बदल जाती है, अभाव आ जाते हैं, उनको जीने में बहुत परेशानी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे 10वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की और फिर 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद वो अपने जीवन में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए और करीबन 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गद्य के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। तो गद्य के क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, तो यहाँ पे गद्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पाठ लिखे जो बहुत महत्वपूर्ण है और एक गद्यकार के रूप में उनकी सिद्धि, नामना, ख्याति होती है। अब यहाँ पे ये सारी बातें मैंने आपको अगले मतलब जो वीडियो आगे का था उसमें मैंने आपको उनका परिचय करवाया था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हर एक वीडियो में मैं अगर पाठ है तो पाठ का आपको साहित्य प्रकार लिख कर भेजती हूँ ताकि आपको पता पड़े कि ये पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पे भी ये जो पाठ है, सबसे पहले उसका साहित्य प्रकार, तो बाल गोविंद भगत पाठ का साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की जीवन के ऊपर उनकी खींची गई मुखाकृतियों की रेखा, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ रेखाएं, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ चित्र। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाल गोविंद भगत में जो बाल गोविंद भगत का जो यहाँ पे पात्र है, ये पात्र एक व्यक्ति का जो स्वभाव, मतलब देखने से तो उनके वेशभूषा को देखने से बच्चों हमें ये प्रतीत होता है कि वो बिल्कुल सन्यासी है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये मैं पाठ का सारांश बता रही हूँ। बाल गोविंद भगत देखने से सन्यासी जैसे लगते हैं, लेकिन वो उनका परिवार है, गृहस्थ जीवन है, खेती बाड़ी करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। वो अपने ही घर के पास बैठकर भजन कीर्तन करते रहते हैं और उसकी ध्वनि जो है, उसकी जो आवाज़ जो है वो गाँव में हर एक कोने में पहुँचती है और उनके ध्वनि के साथ ही लोगों का जागना उठना उनकी नियति बन जाती है। गांव में सब उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनके व्यवहार के साथ किस प्रकार, मतलब कैसा उनका व्यवहार है, कैसे किस प्रकार से वो लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे वो सबको सहकार देते हैं, साथ देते हैं, किसी की जीवन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसा उनका सहज और सरल स्वभाव था। इसके साथ यहाँ पे सबसे पहले तो परीक्षा में हो सकता है ज़्यादातर मैं आपको जो भी कभी ऐसा कहते हैं ना परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न बताती हूँ कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने की संभावना है। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत का मतलब उनकी उम्र, सबसे पहले तो वो विकल्प में पूछा जा सकता है क्योंकि पाठ में से 3 विकल्प आएंगे और काव्य में से 3 विकल्प आएंगे। ये सिलेबस से जुड़ी हुई बातें भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो बाल गोविंद भगत है, तो हो सकता है आपको विकल्प में पूछा जाए कि उनकी उम्र कितनी थी, उनकी आयु कितनी थी। नीचे 4 ऑप्शन होंगे ABCD। 50 वर्ष के अंदर, 50 वर्ष के ऊपर, 60 वर्ष के अंदर या 60 वर्ष से ऊपर। तो मतलब ये विकल्प देंगे तो उनकी जो मूल आयु है यहाँ पे वो 60 साल के ऊपर है।
एक 60 साल के ऊपर के इंसान वो कैसे दिखते हैं? तो गोरे चट्टे आदमी हैं, लंबे से हैं, मोजीले कद के इंसान हैं, उनके बाल दाढ़ी जो है वो लंबी सी है, कमर में एक उन्होंने यहाँ पे एक लंगोट जैसी बांध के, लंबी सी लंगोट वो बांध कर घूमते हैं, कबीर पंथी जैसी। आपने देखा होगा कबीर के चित्र को, तो कबीर के चित्र को जब आपने देखा है तो आपने एक खास बात नोटिस की होगी कि उनके सिर के ऊपर जो टोपी है, ऐसी ही टोपी ये बाल गोविंद भगत अपने सिर के ऊपर हमेशा पहने हुए रखते थे, इसके लिए उनको कबीर पंथी भी कहा जाता है। और यहाँ पे हाथ में गले में उनकी तुलसी की माला रहती है, मस्तक पे टीका लगा के रखते हैं, वो चंदन का टीका लगा के रखते हैं, और उनका व्यक्तित्व जो है वो एकदम निराला निराला यानी अनोखा। और यहाँ पे एक काली कमली वो ओढ़े रह, काली कमली यानी कंबल, एक काला कंबल वो ओढ़े हुए रहते हैं। ये बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का परिचय करवा रही हूँ आपसे। फिर यहाँ पे साधु वृत्ति, तो यहाँ पे उनमें सन्यासी जैसे भी गुण हैं, तो उनको भक्त कबीर साहब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर भक्त कबीर के दोहे उनके जैसी, मतलब उनका जैसी वेशभूषा को वो धारण करते थे। उन्हीं के राह पर चलने वाले स्पष्ट वक्ता, किसी भी वस्तु को न छूना, बिना पूछे व्यवहार में न लाना, यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण ऐसी भेंट सौगात जैसी भी कोई होती है तो भी वो ग्रहण नहीं करते थे। तो उनका जीवन एक सीधा साधा जीवन था, एक सीधे साधे इंसान थे। इसके साथ साथ यहाँ पे कबीर के पद वो हमेशा गाते रहते थे। तो जब खेत में भी वो जाते थे तो खेत में भी वो ये कबीर के दोहे गाते थे, ये भजन कीर्तन करते थे। जब गांव में आषाढ़ का महीना चलता है तो आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है उस समय वो खेत में होते हैं, बच्चे पानी में खेतों में उछल कूद कर रहे होते हैं, औरतें कलेवा लेकर मड पर बैठती हैं, यानी कि उनके हाथ में जो फसल काटने का जो होता है हथियार वो उनके हाथों में होता है, जो शस्त्र होता है वो, तो वो कलेवा लेकर औरतें काम करती है। कुछ एक खेत के जो सबसे अंत का हिस्सा होता है वहाँ पर बैठी हुई होती है। आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती है, खेतों में धान की रोपाई करती हुई यहाँ पे औरतें दिखाई देती। उसके साथ साथ बाल गोविंद भगत भी खेत में जाकर ये रोपाई का काम करते हैं और ये पद गाते हैं, कबीर के पद गाते हैं, और उनके वो सुनकर औरतें भी बड़ी मस्त मौज से काम करने लगती है। उनकी भी जो थकावट होती है दूर हो जाती है। बच्चे भी उनके पद का नाच कूद के मनोरंजन के साथ उनको सुनते हैं। तो उनके जो गीत हैं, उनके जो पद हैं, उनमें जैसे कि एक अजीब सी मिठास थी। ये कौन कहता है? यहाँ पे राम वृक्ष बैनीपुरी, उन्होंने ये रेखा चित्र कबीर का प्रस्तुत किया है। यहाँ पे कबीर के जैसे दिखने वाले ये बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है कि उनका व्यवहार कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो प्रभातिया यानी आपको पता होगा सुबह के समय यहाँ पे गुजराती साहित्य के भीतर, उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो गुजराती साहित्य के भीतर यहाँ पे नरसिंह मेहता थे, तो नरसिंह मेहता प्रभातिया गाते थे। ठीक है। तो प्रभातिया यानी सबसे पहले का जो मुहूर्त होता है सुबह की, पहला ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में प्रभातिया गाए जाते हैं और लोग ये सुनकर उठते हैं, उनके पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। प्रभातिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चारों ओर वातावरण खिला खिला लगता है। आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी, सूरत शहर में भी सुबह के समय कुछ एक जो ईश्वर की भक्ति के बहुत समीप होते हैं, ऐसे लोग उस गली गलियों में घूमते हैं, उनके हाथ में कुछ करताल होती है, कुछ खंजरी जैसी होती है, ढोलक जैसा होता है, और वो गीत गाते गाते ईश्वर को स्मरण करते करते तालियां बजाते हुए वो गुजरते हैं। तो हमने शहर में इस तरह से शुरुआत की जो आज भी चल रही है, लेकिन गाँव में आप जाओगे देखोगे तो कुछ एक जगहों पे सुबह मंदिरों में प्रभातिया ये गाते हैं, घरों में भी कुछ एक लोग ये गाते हैं, और इससे मतलब क्या होता है, बहुत आसपास का जो वातावरण होता है वो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, और हम कहते हैं ना पॉजिटिविटी आती है, हकारात्मकता, एक पूरा आवरण हमारे इर्द गिर्द भक्तिमय संगीतमय हो जाता है, और हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ये दूर होती है, और उसकी जगह पे ये ईश्वरमयी वातावरण में हम हकारात्मक शक्तियों को ग्रहण करते हैं, तो उसका ये हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में यहाँ तक रोकेंगे। नेक्स्ट वाले इसके आगे के वीडियो में अभी भी उसका सारांश थोड़ा सा बाकी है जिसका मैं परिचय आपको करवाऊंगी। थैंक यू।